हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SY एजुकेटर। सो इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर के प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं CTP एंड मैथ्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो उसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट। साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताना है जिसके स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। तो उसको देख के आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका साउंड प्रोड्यूस होता है? तो हम कह सकते हैं गिटार। ठीक है। इन अ वाई इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक टाइट सा मेम्ब्रेन होता है। तो वो किस में मतलब होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में? तो तबला ढोलक हम कह सकते हैं कि उसका स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जिस पे हम बजाते हैं तो वो बजता है। ठीक है, वाइब्रेट होता है तो साउंड निकलती है। तो यहाँ पे हम तबला या ढोलक कह सकते हैं। तो एक्स पे गिटार आएगा, वाई पे तबला आएगा, जैसे कि थर्ड ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं। एंड जेड पे क्या आएगा? द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस साउंड एयर कॉलम से जो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो शहनाई ऑफ कोर्स राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट बताने हैं जो कि सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि एक बॉडी को एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। एंड प्लांट्स को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपने नॉर्मल ग्रोथ और ऑप्टिमल यील्ड के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो एक स्मॉल क्वांटिटी में उनको प्लांट्स को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो इसमें सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताने जो प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं। तो हम जिंक, आयरन और मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन है, द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स है नाइट में स्काई में हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट से वेस्ट में। एंड इसी का रीज़न है कि अर्थ रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों ही करेक्ट है और आर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बिकॉज सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो भी हैं सारे हमें अपीयर होते हैं अक्रॉस दी स्काई ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इसकी वजह से हमें ईस्ट टू वेस्ट सारी चीज़ें, जो सन है हम बोलते हैं कि ईस्ट से उगता है वेस्ट में डाउन होता है। तो एक्चुअली हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, उसकी वजह से सन जो है वो ईस्ट से हमें उगता हुआ दिखता है एंड वेस्ट से डूबता हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? सिंपल जंग लग जाती है जो हमारे लोहे में, तो वो उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं होता है, जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वाटर की प्रेजेंस में जब लोहे में पानी जाता है तभी तो जंग लग जाता है। खुले में लोहा रखा है, उस पर पानी आप जाता रहेगा तो वो जंग लग जाता है। तो यही चीज़ है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस ये होता है आयरन ऑक्साइड। जो लोहा रस्ट मतलब जंग लग जाता है उसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं और रस्ट कहते हैं। ठीक है। रस्टिंग अकर्स फास्टर इन मोर ह्यूमिड एरियाज़। ज़्यादा ह्यूमिड एरियाज़ में रस्टिंग जो है जल्दी होता है क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे, एयर उसके वहाँ ह्यूमिड एरिया में, वहाँ एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो रस्टिंग जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो यस, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो, क्योंकि ये एक एनर्जी रिलीज़ करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आता है, तो इसे हम कह सकते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है। इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, डी बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक बार रस्टिंग अगर लग गई, जंग लग गई तो दोबारा उसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें ए, बी, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 मैच करना है, केमिकल नेम से मैच करना है। तो ये तो केमिकल नेम आपको थोड़े बहुत से याद होने ही चाहिए, जैसे कि स्लेक्ट लाइम का क्या केमिकल नेम है ना, टेबल सॉल्ट का क्या है। तो स्लेक्ट लाइम का केमिकल रिएक्ट जो नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ए का 4th हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ए का 4th। बी का टेबल सोल्ट है, टेबल सोल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। लाइम स्टोन को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लाइम स्टोन को ही अगर आप हीट करोगे तो क्विकलाइम बन जाता है। लाइम स्टोन को आप हीट करोगे, जो कि कॉल्सिनेशन प्रोसेस से हीट किया जाता है लाइमस्टोन को, फिर क्विकलाइम बन जाता है। और क्विकलाइम का नाम क्या होता है केमिकल, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे को सही है, ज़्यादा आ रहा है नज़र। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। A fact is an observation that is repeatedly been found to be true over the time. Over the time जो है एक फैक्ट, एक ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ फैक्ट एक ऑब्जर्वेशन है। एंड सेकंड जो है, जो कि रिपीटेडली हम देखते हैं तो ट्रू ही बार बार आता है, फैक्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो फैक्ट है, यार बार बार आप ऑब्जर्व करो, बार बार आप इस पर रिसर्च करो, चीज़ बिल्कुल वही सेम ट्रू निकलेगी हर बार। तो फैक्ट वो सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी है, लॉ इज़ अ थ्योरी दैट इज़ रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर। लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ जो है एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ चेंज भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सही हैंड फाउंड निकलेगा आपको, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 1। रीड द फॉलोइंग text. When a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope, जब एक नेगेटिव चार्ज्ड रोड को एक इलेक्ट्रोस्कोप के अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नियर लाते हैं तो क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, both electroscope leaves acquire similar charge, the negative charge pass on to the electroscope causing its leaves to move further apart। तीनों चीज़ ही होती है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इन तीनों में से ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि ए इज़ एन ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, ये एक ऑब्जर्वेशन है। बी एंड सी एक इन्फ्रेंस है, मतलब एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी एंड ई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर, मतलब मिक्स होके एटमॉस्फेयर में जाके सल्फरिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एंड ई आ जाएगा, और उसकी वही कारण होता है एसिड रेन का। 69 क्वेश्चन नंबर, हाइपोथेसिस स्किल नहीं है, बताना है, हाइपोथेसिस स्किल नहीं है। तो फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड टू इंक्वायरी। तो हाइपोथेसिस में पहले तो हम क्वेश्चन ही फॉर्मुलेट करते हैं जो जिससे हमें इंक्वायरी लीड होती है, तो बिल्कुल सही है। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल, अटैम्प्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, उसके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कुछ प्रिंसिपल के टर्म्स में। तो ये हाइपोथेसिस स्किल का पार्ट है। यूजिंग द सेंसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, सेंसेस यूज़ करना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ये हाइपोथेसिस स्किल नहीं है इसमें। फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के लिए वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, ये इसका पार्ट है। तो सेंसेस यूज़ करना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल लाइव गैदर करते हैं, बिल्कुल उस पर, मतलब और एग्जाम्पल पे
ठीक है। तो सेंसेस यूजिंग करना इज़ रॉन्ग ऑप्शन, थर्ड इज़ कलर करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है। ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है नॉन मेटल, ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। A ball is thrown up in the air, it reaches a maximum height, then returns to the thrower. Which of the following quantity have the same values during the upward and downward? तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बॉल को ऊपर भेजा गया, मतलब फेंका गया, फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाके फिर से थ्रोवर के जिससे फेंका उसके हाथ में आ गई। तो इसमें कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है जिसके वैल्यू सेम रहेगा? तो एसेलरेशन का। ठीक है, एसेलरेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगा अपवर्ड जाने पे भी डाउनवर्ड जाने पे भी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस तो बार बार मतलब अपवर्ड जाएगा, डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी चेंज होती है जब मोशन होता है। एसेलरेशन चेंज नहीं होता है। अ बॉडी हैज़ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ पी मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी जो कि कोई भी सब्सटेंस जो है एसिलरेट हो रहा है, मूव हो रहा है, जब उसका मूवमेंट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में, तो जो एनर्जी उसकी निकलती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन से। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है p² अपॉन में 2m। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, p² अपॉन में 2m। p यहाँ पे मोमेंटम है, m यहाँ पे मास है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपर प्राइमरी लेवल को केमिकल रिएक्शन बताना है। स्ट्रेटेजी क्या मतलब सही मोस्ट सुटेबल कौन सी रहेगी स्टूडेंट को कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन का बताना है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कंसेप्ट बता दो ऐसी बस। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिम्बॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व। ये भी इतना वो नहीं वैलिड नहीं लग रहा कि और बस इक्वेशन लिख दिया सिम्बॉल फॉर्म में, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कह दिया। डिफाइन केमिकल, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि डेफिनेशन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया बस। फोर्थ ऑप्शन, होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ्स। अब ऐसा डिस्कशन केमिकल रिएक्शन को लेके स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना है कि वो अपने लाइफ्स में, डेली लाइफ्स में उन्होंने कुछ चीज़ें वैसे रिलेटेड ऑब्जर्व की हों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो आउटसाइड ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड होते हैं। जब एक फीमेल जो है वो अपना एग जो है स्टोर करती है अपने बॉडी के बाहर, मतलब कहीं और जगह में वो अपना एग देती है, तो यही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आई थिंक, है ना। तो इसमें कौन से सेट ऑफ एनिमल्स है? एक तो फ्रॉग हो जाएगा, स्टार फिश हो जाएगा, है ना, टोड्स, कॉड फिश, सारे फिश एम्फीबियंस जो होते हैं कॉमन होते हैं एम्फीबियंस और फिश में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश का ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75 कंसिडर द टेस्ट आइटम गिवन। आप इसमें बताना यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है कि यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल Fe होता है ना। फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो अब इसमें ये पता करने के बाद इसमें क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट आइटम इज़ पुअरली कंस्ट्रक्टेड। कौन सा जो है कि आइटम्स जो हैं पुअरली कंस्ट्रक्टेड हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं रीज़न। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा सही इसका? फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देर आर एट द मोस्ट two possible entry in column B. There are unequal entries in column A and B. Matching pair can be easily guessed. There is inconsistency among entries. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसमें एंट्रीज में इनकन्सिस्टेंसी है।
ये रीज़न नहीं हो सकता कि इसमें पुअरली कंस्ट्रक्टेड, ये रीज़न नहीं हो सकता, नहीं पूछा था। तो इनकंसिस्टेंसी एंट्रीज में है। 76 ड्राइड रेजिन्स जो हैं, जब हम एक प्लेन वाटर में इसको लेफ्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो क्या ये सही है एसर्शन? और फिर रीज़न क्या बता रहे हैं कि प्लांट सेल हैव सेलेक्टिवली प्रीमेम्बल सेल मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली रीज़न, अगर एसर्शन सही है, रीज़न भी सही है, तो रीज़न जो है एसर्शन का एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। तो इसमें जो आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, ए ऑप्शन तो वैसे भी कट गया इसका, क्योंकि यहाँ पे आर में जो है प्लांट सेल्स की बात हो गई, ए में यहाँ पे ड्राई रीजन्स, प्लेन वाटर, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है आई थिंक ए में, है ना। और आर में यहाँ प्लांट सेल्स की बात होगी, सिंपल बात बता रहे हैं कि प्लांट सेल्स के सेलेक्टिवली प्री मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये तो आर जो है रीज़न एसर्शन का बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये दोनों आपस मतलब अकेले अकेले सही हैं कि नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। तो ड्राइड रेजिन्स जो है स्वेल हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एंडोस्मेसिस, एंडोस्मेसिस प्रोसेस की वजह से ये जब हम किसी भी वाटर में रेजिन्स मतलब किशमिश को डालते हैं तो वो फूल जाते हैं थोड़ी टाइम के बाद। तो ये इसका एंडोस्मेसिस मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। बट एंडोस्मेसिस एंड एक और रिएक्शन होता है एक्सोस्मेसिस, दोनों ही पार्ट हैं ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस के दोनों ही टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि हाँ ऑस्मोसिस के कारण हम बोल सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट इसका जो होता है ऑस्मोसिस का पार्ट जो एंडोमोसिस होता है उसमें ये होता है, तो हम ऑस्मोसिस में भी कह सकते हैं। तो ये असर्शन तो सही हो गया। एंड प्लांट सेल्स जो है सेलेक्टिवली प्री मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। सारे प्लांट सेल के ऐसे ही होते हैं, सेलेक्टिवली प्री मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गया। तो ए करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। और हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा कि दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। 77 क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस डेफिशिएंसी डिसीज़। अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को डेफिशिएंसी डिसीज़ अब इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही होगी? प्रोवाइड अ डेफिनेशन बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन। नहीं, बस डेफिनेशन प्रोवाइड करना, तो ये तो बुक में भी लिखा रहता है, वो पढ़ भी सकते हैं, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, अरेंज फॉर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू डेफिशिएंसी डिसीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट। तो ये हम ऑप्शन एक कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट एंड फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देना, उनका फंक्शन बता देना। कॉमन ह्यूमन डिसीज़ के बारे में डिस्कशन करना, हमें तो डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में बताना है, तो ह्यूमन डिसीज़ के बारे में कॉमन डिस्कशन करना नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड ज़्यादा बेटर लग रहा है कि हमें डॉक्टर को ला के थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स ससेप्टिज्म। ससेप्टिज्म क्या होता है? एक एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग जजमेंट। साइंस में इसका क्या होता है कि वैलिडिटी को जज करना, ठीक है, कोई भी वैलिडिटी क्या है, सही है क्या गलत है, उसको जज करना। तो साइंस प्रमोट करता है इसको, तो इसका एक्सप्लेन आपको बताना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका क्या होगा? साइंस जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, बिल्कुल सही है। साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, ये इसका मतलब इसको हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है ना, साइंस प्रमोट ससेप्टिज्म का, तो ये तो अलग चीज़ हो गई। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, नो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज़, ये कह सकते हैं, बट ये इस स्टेटमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 79 अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज़ लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। टेबल पे एक 500 ग्राम का बॉक्स रखा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा? फोर्स के रिगार्डिंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, नो, ये तो हम नहीं कह सकते। फोर्स तो लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 सही हो गया कि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, दोनों ही तरफ से पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वो रखा है, कोई भी चीज़ रखी होती है तो एक वहाँ बैलेंस्ड फोर्स लगता है, ठीक है। 80 एक्स इज डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैश। कॉर्नर्स में देखने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं?
पेरिस्कोप आ जाएगा इसमें। और किसकी वजह से होता है ये? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट होके लाइट आ गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जब रेज किसी चीज़ पे पड़ती है बाउंस बैक होके सरफेस पर से आ जाती है, तो यही चीज़ होती है पेरिस्कोप में, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है बैंड हो जाती है लाइट ऑफ रेज, किसी पर लगती है और बैंड होके चेंज हो जाता है उसका पाथ, डायरेक्शन में चली जाती है, तो रिफ्रैक्शन वो होता है। एंड डिस्पर्शन होता है, आपने देखा होगा डिस्पर्शन, जब एक वाइट लाइट, यहाँ पे वाइट लाइट पास होती है ग्लास प्रिज्म से, और जब वो स्प्लिट्स होती हैं स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स पे, मतलब वाइट लाइट जब स्प्लिट होती है उसी प्रोसेस को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये ज़्यादातर कॉमन एग्जांपल होता है ग्लास प्रिज्म का, है ना। उस पर वाइट लाइट हम डालेंगे तो उसका जो वाइट लाइट के 7 कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। 81 क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज टू मेटेलिक द रोड। एक्स एंड वाई बता रहे हैं कि एक लिक्विड ब्लैक लिक्विड है जो कि मेटेलिक रोड को मेटल मतलब बनाने में यूज़ होता है। तो एक्स के बारे में बता रहे हैं कि वो पेट्रोलियम से डिराइव्ड है और वाई जो है कोल से डिराइव्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का? बिटुमेन एंड कोलथार आ जाएगा। बिटुमेन होता है जो कि पेट्रोलियम से निकलता है, कोलथार जो कोल से निकलता है। 82 ऑप्शन हो जाएगा, नॉट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर। तो रियर्स एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेजेस दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है फर्टिलाइजर्स को लेके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आंसर नंबर 1, फर्टिलाइज़र आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एज कम्पेयर मैन्योर। मैन्योर एक मैनमेड नेचुरल चीज़ होती है जो कि काउ डंग से बनती है, फर्टिलाइज़र केमिकल से बनती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। 84 ऑप्शन आ गया। 84 क्वेश्चन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कॉलम मतलब मिलाने हैं इसमें। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ये, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, पोलिनेशन। तो ये भी कुछ थोड़ा मतलब आप अगर याद रख पाओ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। रोज़ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है एंड अदर्स। 85 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा प्लांट डिसीज़ होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिट्रस टैंकर। सिट्रस टैंकर बैक्टीरिया से होता है। येलो वेन जो है ये एक वायरल डिसीज़ है, एंड रस्ट ऑफ वीट जो है एक फंगल डिसीज़ है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।